गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ लोकेश, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैट से है, विच इज सिंपल टॉपिक है वैसे तो, कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है, आपने सुना भी होगा, इन्हें से पढ़ा भी होगा। क्लियर है, लेकिन हम आज इस टॉपिक को दोबारा से एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इस पर कुछ अच्छी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए बात करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ की। देखिए कूलम्ब्स लॉ, क्लियर है, कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने सबसे पहले दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को डिस्क्राइब किया था। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्जेस थे, उनके बीच में अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है वो कुछ पैरामीटर्स पर या कुछ, ठीक है, क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है मैंने यहाँ पर बोर्ड पर पहले से लिख करके रखी है। आई एम श्योर आपको समझ में आएगी। देखिए मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपके सामने। स्टेटमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ का? दैट through numerous experiments, Coulomb found that the force between any two point charges at rest, clear है, दो पॉइंट चार्जेस जो कि रेस्ट पर है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट के लिए। क्लियर है, हाँ, यहाँ पर अगर चार्जेस इन मोशन होंगे तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो है वो क्लियर अप्लाई नहीं होगा। उसके बारे में हम बात और डिस्कशन आगे करेंगे। बहरहाल हम यहाँ बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। क्लियर है, तो इस पॉइंट को सबसे पहले हम यहाँ पर अपने माइंड में रखेंगे। तो रेस्ट पर दो पॉइंट चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स फोर्स जो है वो कुछ 4 फैक्टर्स पर रिलाई करता है। पहला फैक्टर है इसका, देखिए फ्रेंड्स, पहला है वेरियस डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा उन पर चार्ज की वैल्यू होगी, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बी पॉइंट क्या कहता है? वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के इनवर्स, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब 1/r² और r²। क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितनी ज्यादा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जाती है। मतलब जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू उसके स्क्वायर में क्या हो जाएगी गाइस? अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग ये है बेसिकली। क्लियर है, तो वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। चलिए तीसरा जो फैक्टर है वो ये है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इस चीज को यहाँ पर अगेन ध्यान देंगे हम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन बोथ दी चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम पर भी चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर है, हम देखेंगे आगे कि किस तरह से मीडियम चेंज कर देने पर चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर गाइस, मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर जाता है। तो तीसरा फैक्टर आएगा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। क्लियर, एंड द फोर्थ वन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। क्लियर है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट होगा। क्लियर, अगर आपने दो चार्जेस को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा है तो उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मेक इट क्लियर गाइस, वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही अप्लाई होता है। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट था। क्लियर, तो कूलम्ब्स ने अपने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर ये 4 पॉइंट्स दिए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाला वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए बाकी के जो 2 सी और डी पॉइंट्स हैं ये तो प्रैक्टिकल फिनोमेना है और थ्योरेटिकल फिनोमेना जो है वो ये है। देखिए थ्योरेटिकल फिनोमेना ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है ये थ्योरेटिकल फिनोमेना है, ऑब्जर्वेशन है, जिनके बिहाफ पर कूलम्ब ने दोनों चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड असाइन किया। क्लियर है, इन दोनों फैक्टर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, विच इज व्हाट इज मैग्नीट्यूड बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, एनी 2 चार्जेस। क्लियर गाइस, चलिए तो आगे हम इस मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं।
चलिए गाइस, तो अब हम कुलाम्स लॉ की हेल्प से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेशन देख रहे हैं। इक्वेशन किस तरह से डराइव की जाती है, सपोज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1, वन इज Q1 एंड अदर वन इज Q2, क्लियर है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है कुछ R। तो कुलाम के ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाइस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, क्लियर, एंड सेकंड वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, अगर इन दोनों को कंबाइन करें इक्वेशंस को, तो यहां पर जाकर के हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्लियर। और इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है विच इज इनिशियली कॉल्ड एज K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, क्लियर है। दो पॉइंट चार्जेस को रेस्ट पर जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर कैलकुलेट करने की हमारी इक्वेशन बन जाती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए, और यहाँ पर जो K है गाइस, क्लियर है, ये तो सिंपल मैग्नीट्यूड है इन मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें तो इन मैग्नीट्यूड, ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमेशा मैग्नीट्यूड, ठीक है, फाइंड करने के बाद अप्लाई होती है। बट हम जानते हैं दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इन वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो मेरी जो ये इक्वेशन है ये बन जाती है कुछ इस तरह से, F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R कैप, clear guys, where R cap is a unit vector, clear, which gives the direction of force between two charges, or we can say that हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन देता है। R cap is a unit vector, R cap is a unit vector from any one charge to other, gives the direction of force from any one charge to other. R cap is a unit vector from any one charge to other, क्लियर है। जैसे सपोज कर लीजिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो यहाँ पर अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन हमें पता लगानी है, तो अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो ये क्या करेगा गाइस, ये इसे रिपेल करेगा, और रिपल्शन के केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, R कैप, क्लियर है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर से शो करेंगे विच इज R कैप। और अगर Q2 Q1 पर उसी टाइम पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी हमें फाइंड करनी है, तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी गाइस इस तरफ, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं माइनस ऑफ R कैप। इसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, क्लियर, वेक्टर फॉर्म और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ के केस में, क्लियर है। अभी के लिए इसे ही समझे, दैट F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो जाती है किसकी, कुलाम्स लॉ की। इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकते हैं गाइस, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर, क्लियर है। ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूं तो मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाती है K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर, K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर, एंड हियर R वेक्टर इज displacement vector between the charges। R वेक्टर जो होगा गाइस हमारा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दी चार्जेस इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको जब हम प्रॉब्लम लेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसका डिस्कशन दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है यहाँ पर R वेक्टर दोनों चार्जेस के बीच में, या फिर इसे आप डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं अगर आपने बेसिक्स पढ़े हो वेक्टर के। तो क्लियर, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, हम इसे प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे, श्योर। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है कुलॉम्स लॉ की इन वेक्टर फॉर्म। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट जो आती है वो ये आती है गाइस, K के बारे में। K इज व्हाट हियर, K इज proportionality constant,
यहाँ पर k जो है हमारा वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, क्लियर। और ये वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू गाइस यहाँ पर आती है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो टर्म है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्लियर। ये वो फैक्टर है गाइस जो मीडियम पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर जो है बेसिकली मीडियम पर डिपेंड करता है, मींस मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। अगर मैं बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है वो बेसिकली एक तरह का रेजिस्टेंस है विच ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिटवीन दी चार्जेस, क्लियर है। जो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उनके लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है मीडियम के द्वारा, उस रेजिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करती हैं। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्लियर है। वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट आएगी गाइस वो आ जाएगी आपके पास में कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आई, ये यूनिट हमारे पास में यहां से या यहां से आई है, क्लियर। जो अगर इस वैल्यू को मैं k की वैल्यू में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 8.85 10⁻⁻12। k की वैल्यू आएगी गाइस मेरे पास में कुछ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपकी k की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा कट हो गया है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 3.14 8.85 ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर आपको k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, क्लियर, हमें मिलती है यहाँ, क्लियर है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर जो है वो कूलम्ब लॉ वाले फॉर्मूले से ही डराइव की गई है, आप चेक कर सकते हैं इसे, क्लियर है। तो जनरली जब एयर और वैक्यूम मीडियम की बात आएगी चार्जेस के बीच में, तो वहां पर हम k की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी यूज करते हैं गाइस, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई होप यू गॉट, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारी बेसिकली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यूज हो जाएंगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, टू गेट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, उसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एयर या वैक्यूम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। एयर के लिए, क्लियर, या वैक्यूम के लिए, एयर या स्लैश वैक्यूम के लिए ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी तरह से फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, अगर एयर के अलावा, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो चार्जेस के बीच में, तो वहां पर जो फोर्स है आपका वो किस तरह से वेरी कर जाएगा। देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 एज इट इज रहेंगे क्योंकि चार्जेस को हमने नहीं चेंज किया है। सिमिलरली जो डिस्टेंस रहेगी वो भी आगे रहेगी। जो चेंज आएगा गाइस वो आएगा यहाँ पर परमिटिविटी की वैल्यू में। एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम जो है यहाँ पर वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में दोनों चार्जेस को रखा गया है उस मीडियम की परमिटिविटी, अलग अलग मीडियम्स की अलग परमिटिविटी अलग अलग होती है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको दे रखी होती है, डोंट वरी अबाउट, क्लियर है। आपको सिर्फ एयर की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी याद रखनी है, क्लियर है। बाकी अदर मीडियम्स की परमिटिविटी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका अदर मीडियम के लिए जो फोर्स की इक्वेशन है वो कुछ ये हो जाएगी कि Q1 Q2 का 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। आई थिंक यू गॉट दिस, क्लियर है। नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम फिर। चलिए इसके साथ में हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ k की। k जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिलेशन के अंदर, उसकी वैल्यू इन SI यूनिट सिस्टम में अगर मैं बात करूं, SI यूनिट सिस्टम में k की वैल्यू एयर और वैक्यूम स्पेस के लिए 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, क्लियर है। SI यूनिट सिस्टम के अंदर k की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे आती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। एंड अदर वन इज, अगर मैं इसकी वैल्यू CGS में बात करूं गाइस, तो CGS यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1 डाइन
सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ESU स्क्वायर। ESU इज, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ कूलम चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं इसे। क्लियर? तो ये CGS यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है, वेयर ऐसा यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट दिस। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसका अदर नाम है जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है? इसे एप्सिलॉन R से डिनोट किया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है गाइस, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space और वैक्यूम। एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहां से मिलती है हमें? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है? यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो है वो एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। क्लियर? ये एक तरह का कंपैरिजन है टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्लियर है कि मीडियम की परमिटिविटी मतलब मीडियम द्वारा, किसी मीडियम द्वारा चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एयर के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा या कितना कम, क्लियर है, अफेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में हमें बताता है कौन? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं गाइस। क्लियर है? ये रेशियो है किसका? एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट का। क्लियर? चलिए इसको आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम। एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है, ये क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसकी जो यूनिट होगी गाइस, ये कैसी होगी? आप जानते हैं, इट इज यूनिटलेस। ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो यूनिटलेस है। ऑब्वियसली बात है, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगी। नाउ अब इसकी जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, कभी भी 1 से कम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। फॉर एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। फॉर वाटर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक तरह से, वाटर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कुछ 81 टाइम्स होती है। फॉर मेटल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें आप, मेटल के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। मतलब मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्लियर? ठीक है, तो इसी का मतलब कोई भी मेटल हो, ध्यान रखिएगा आप, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, अगर दो चार्जेस को किसी भी मेटलिक मीडियम में रखा गया तो उनके बीच में कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या? एप्सिलॉन R की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगी इन्फिनिटी? देखिए गाइस, यहाँ से एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो एप्सिलॉन m को आप बोल सकते हो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो किसी भी मीडियम में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसका फॉर्मूला Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। इनमें से देखिए, अगर मैं एप्सिलॉन R को छोड़ दूं, अगर मैं एप्सिलॉन R को सेपरेट रखूं तो ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू किसकी बन रही है गाइस? F ऑफ एयर अपॉन एप्सिलॉन R। देख पा रहे हैं आप? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जो है वो क्या है? फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इन एयर। तो किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाता है वो फोर्स इन एयर। और क्योंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अदर मीडियम में अदर देन एयर मीडियम में दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एयर या वैक्यूम से डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है। और जहां पर परमिटिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो किसी भी मेटल मीडियम के अंदर, मेटलिक मीडियम के अंदर दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा गाइस वो कितना हो जाएगा? एज यू सी इट बिकम्स 0। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा कि दो चार्जेस के बीच में अगर मेटलिक मीडियम है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा 0 होगा गाइस। क्लियर है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मेटलिक मीडियम। ओके, चलिए, तो ये हो जाती है हमारे रिलेटिव परमिटिविटी।
तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक है अबाउट कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज एट रेस्ट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।